अध्याय 5 देख रहे हैं। जुडिशरी। जुडिशरी यानी कि न्यायपालिका के बारे में हम बात करेंगे। डेमोक्रेसी का तीसरा स्तंभ है, ये 3 स्तंभों में से एक है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, देखते होंगे, इसमें आप कोर्ट्स, न्यायालय के बारे में सुनते होंगे। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम ये कहें कि सबके लिए, हर एक सिटीजन के लिए लॉ बराबर है और हमारे पास फिक्स प्रोसीजर है, तरीके हैं कि अगर कोई लॉ, कोई कानून का ब्रीच होता है, उसको कोई तोड़ता है तो क्या किया जाएगा। अगर किसी भी देश में रूल ऑफ लॉ लगाना है, कानून को बैठाना है, तो हमारे पास एक न्यायिक व्यवस्था है, जुडिशियल सिस्टम है, जिसमें कोर्ट है, जहां पर लोग, मैं और आप जा सकते हैं अगर किसी भी तरीके से कोई कानून का वायलेशन होता है। आप गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है ये, लेकिन फिर भी मतलब एक उसकी शाखा है, लेकिन अब ये कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है। तो क्या कोर्ट होते हैं, किस इलाके में कौन से कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट का आप चित्रण भी देख रहे हैं। तो इसके बारे में हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। न्यायपालिका का रोल क्या है, न्यायपालिका क्या करती है, इसका काम क्या है। यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसको 26 जनवरी 1950 इसको एस्टैब्लिश किया गया था, जब हम लोग गणतंत्र बने थे, रिपब्लिक बने थे। इसके पहले फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1949 ये यहीं पर था। इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस पार्लियामेंट हाउस में हुआ करता था। अब ये इस बिल्डिंग में आ गया है, जो आप अभी देख पा रहे हैं सामने। तो पहले इसका कुछ और नाम था, अब ये हम लोग इसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। हम बात कर रहे थे रोल क्या है, जुडिशरी का काम क्या है। तो कोर्ट बहुत सारे डिसीजन लेता है, बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसपे डिसीजन लेता है। अब हो सकता है किसी विद्यार्थी को पीट दिया किसी टीचर ने, ठीक, मान लीजिए पानी की दिक्कत है 2 स्टेट्स के बीच में। यह भी हो सकता है कि किसी ने कोई क्राइम किया, गुनाह किया, उसके लिए उसको पनिश किया जा सकता है। तो इसमें जुडिशियल रिव्यू होता है, अपहोल्डिंग द लॉ एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट, ये चीज आती है इसमें। तो पहले मैं शुरुआत करता हूं डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, यानी अगर डिस्प्यूट है 2 पार्टी के बीच में, कोई दिक्कत है, तो 2 लोग हो सकते हैं, 2 पार्टीज हो सकती है, पार्टी और गवर्नमेंट हो सकती है, गवर्नमेंट और गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है। इनके बीच में अगर कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसको सॉल्व करना। फिर जुडिशियल रिव्यू की बात आती है। जुडिशियल रिव्यू को कहते हैं न्यायिक समीक्षा। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आखिरी परिभाषा जो होती है, उसको गढ़ना, समझना जुडिशरी का काम है। न्यायपालिका के पास ये पावर है। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट, संसद अगर ऐसा कोई कानून बनाती है जो बेसिक स्ट्रक्चर, जिसे कहते हैं हम आधारभूत ढांचा, अगर संविधान का खराब हो रहा है, बिगड़ रहा है, तो इसके लिए जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। उसके बाद लॉ को, कानून को रखना, बांधना और फंडामेंटल राइट को, हमारे जो मौलिक अधिकार है, उसकी सुरक्षा करना। यानी अगर आपको लग गया कहीं से कि आपको आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं। हमने हाकिम शेख का एग्जांपल लिया था। ये एग्रीकल्चर लेबर थे, खेतीहर मजदूर थे। उसके बाद ये ट्रेन से गिर गए, इनको नुकसान पहुंचा बहुत ज़्यादा। उसके बाद जिस भी हॉस्पिटल में गए, हॉस्पिटल ने इन्हें मना कर दिया एडमिट करने से। उसके बाद इनका बहुत मतलब प्रॉपर ट्रीटमेंट इनको नहीं मिल पाया। अब इसको जब सुप्रीम कोर्ट ने जब सुना, आर्टिकल 21 में क्लियर दिया गया है कि हर एक नागरिक का जो फंडामेंटल राइट है, उसका मौलिक अधिकार है लाइफ का, जिंदगी का, और इसी तरीके से राइट टू हेल्थ भी आता है, उसकी उपचार भी आता है इसमें। उन्होंने फिर वेस्ट बंगाल को, गवर्नमेंट को कहा कि इनको कंपनसेशन दीजिए, इनको आप पैसा दीजिए। और क्योंकि जो उनको नुकसान पहुंचा था वो इस कानून के तरफ पहुंचा था कि भाई उनकी ठीक से हेल्थ का ख्याल नहीं रखा गया। तो जुडिशरी का रोल हमने देखा, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जुडिशियल रिव्यू और अपहोल्डिंग द लॉ
एंड एनफोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। इसके बाद बात आती है कि न्यायपालिका कितनी इंडिपेंडेंट है या क्या न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। अब और एक सिचुएशन आपको बताता हूं, एक बहुत बलिष्ठ मतलब पावरफुल पॉलिटिशियन है, अब उसने आपकी जमीन पे कब्जा कर लिया। अगर जुडिशियल सिस्टम अगर ऐसा नहीं होता, अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होता, तो पॉलिटिशियन तो पावरफुल आदमी है, पैसा भी है उसके पास, वो तो कभी भी जज को खरीद ले, जज को हटा दे, जज के साथ कोई मांडवली कर ले। तो यहां पर अगर देखा जाए, कॉन्स्टिट्यूशन ने बिल्कुल क्लियर बताया है, लिखा है कि चाहे वो ये पॉलिटिशियन हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्यों ना हो, सबके लिए कानून बराबर है। वो कोई भी आदमी जुडिशियल मतलब न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं कर सकता, उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, राइट। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है उसने स्वतंत्र रखा है हमारी न्यायपालिका। एक और चीज कहता हूं, सत्ता का बंटवारा। अब आप ये कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट के दो अलग अलग ब्रांचेज, जिसमें लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है, विधायिका है, कार्यपालिका है। ये न्यायपालिका के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते, ठीक। इसका मतलब ये है, लेजिस्लेचर कानून बनाता है, उसको लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव का होता है, और वो कहीं भी जुडिशरी के काम में दखल नहीं दे सकते। इसका मतलब कोर्ट जो न्यायालय है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आते, वो सरकारों के अंडर में नहीं आते, ना वो उनके लिए काम करते हैं। तो क्लियर डिस्टिंक्शन है कि ये सत्ता का बंटवारा है, जुडिशरी का काम अलग, बाकी के लोग का काम अलग। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो अपॉइंटमेंट होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, बड़ी एक प्रक्रिया है, और एक बार अगर उनको आपने अपॉइंट कर दिया तो उनको हटाया नहीं जा सकता, बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, वरना फिर तो कोई भी पैसे देके या भ्रष्टाचार से उनको हटा देगा। तो जैसे मैं आपको स्वतंत्रता बता रहा था जुडिशरी की, ये बहुत बड़ा एक बात है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो विधायिका या फिर कार्यपालिका अपना पावर का मिसयूज नहीं कर पाती है, अपनी उनकी जो सत्ता है उस बल का उपयोग नहीं कर पाती है वो। तो इससे क्या होता है, हमारे जो फंडामेंटल राइट है, हमारे जो मौलिक अधिकार है, अगर हमारे ब्रीच हो रहे हैं, कहीं इनको लग रहा है अवहेलना हो रही है, तो हम कभी भी कोर्ट पे जा सकते हैं। तो जब हम कोर्ट की बात करते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एक पिरामिडल स्ट्रक्चर है। पहले मैं आपको बताऊं, 3 लेवल्स हैं इसके, मतलब मेजर 3 लेवल है, तीसरे लेवल को बहुत सारे नाम से बोला जाता है, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला जो लेवल है वो हाईएस्ट लेवल है, लोएस्ट लेवल से शुरुआत करते हैं। इसको हम कहते हैं यहां पर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, इसको हम सेशन कोर्ट कहते हैं, इसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। अभी मैं इनके सारे नाम बताऊंगा आपको। तो ये होते हैं, एक जिले में होंगे या एक तहसील में होंगे। कहां होंगे? अगर तहसील बड़ा है तो तहसील में होंगे, और अगर डिस्ट्रिक्ट है उस लेवल का तो वहां पर एक होता है। एक डिस्ट्रिक्ट, एक जिले में एक न्यायालय आपका जरूर होगा, ठीक। जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय इसको कहा जाता है, ठीक। डिस्ट्रिक्ट जज होता है वहां पे। हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट जरूर होता है, हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ये उस पूरे स्टेट का हाईएस्ट कोर्ट होगा। हमारे पास 28 स्टेट है, अब जम्मू कश्मीर स्टेट नहीं रहा, तो 28 नहीं है, ध्यान रखिएगा, 28 हाई कोर्ट नहीं है। सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट है न्यू दिल्ली में, जैसे मैंने अभी आपको उसका चित्र दिखाया, और इसके जो टॉप अधिकारी हैं वो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो भी सीजीआई फैसला करते हैं या सुप्रीम कोर्ट फैसला करते हैं, वो सभी के लिए बाध्यकारी है। सारे बाकी जो निचले कोर्ट्स हैं उनके बाध्यकारी है, इसलिए हम इसे कहते हैं एकीकृत न्यायालयिक व्यवस्था है, मतलब इंटीग्रेटेड हमारा सिस्टम है। अब जैसे मैं आपको बता रहा था, हाई कोर्ट जो है, जैसे मैं एग्जांपल दूं, उत्तराखंड का जो हाई कोर्ट है वो जो नैनीताल में है। अब 28 हमारे पे स्टेट है, और हमारे पास हाई कोर्ट जो है वो 24 हाई कोर्ट है। ऐसे कैसे है? आप कहेंगे 28 है तो 28 होने चाहिए ना। अब पंजाब और हरियाणा में एक ही हाई कोर्ट है, दोनों का एक ही हाई कोर्ट है। इसके बाद आप थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाइए, आसाम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इनका एक ही कॉमन हाई कोर्ट है, इनके पास एक ही हाई कोर्ट है, ठीक। उच्च न्यायालय जिसे कहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उच्चतम न्यायालय होता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अभी 2014 में ही अलग हुआ है, तो यहां पर इन दोनों को मिला दिया जाए, इनका एक ही हाई कोर्ट है। इसलिए आप देखते हैं कि जो 28 स्टेट है और इनकी जो हमारे हाई कोर्ट है वो कम है, वो इस नंबर के हैं।
यहाँ पर हाई कोर्ट आप देख पा रहे हैं मद्रास का। तो ये जो अलग अलग स्तर है, जो अलग अलग लेवल की बात की हमने, वो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है हमारे यहाँ। इसका मतलब कोई भी चीज किस तरीके से ऊपर नीचे से ऊपर जाए, ऊपर से नीचे आए। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ ऐसा डिसीजन होता है, कोई फैसला आपके लिए दिया जाता है और आपके हक में नहीं है, मान लीजिए फांसी की सजा हो गई, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके खिलाफ। कोई ऐसा हाई कोर्ट में डिसीजन हुआ जैसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, ऐसा है। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो सबसे टॉप होता है, उसका सबको मानना पड़ता है। अब मैं आपको एक एपेलेट सिस्टम बताता हूं। एपेलेट मतलब अपील कर सकते हैं आप। एक स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन, एक लक्ष्मण कुमार और बाकियों के बीच में एक केस था। इसमें लोअर कोर्ट से शुरू हुआ था वो, मतलब जो सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय की बात कर रहा हूं मैं, वहां से ऊपर हुआ। 1980 की बात है। लक्ष्मण कुमार ने 20 साल की एक महिला सुधा गोयल के साथ शादी की। दिल्ली के एक फ्लैट में वो उन्होंने रहना शुरू किया, लक्ष्मण के भाइयों के साथ और उनकी फैमिली के साथ। 2 दिसंबर 1980 की बात है। सुधा जो है वो हॉस्पिटल में जलने के कारण मर गई। सुधा की जो फैमिली है, उन्होंने केस फाइल किया। उसके बाद जो ट्रायल कोर्ट में शुरू हुआ, उन्होंने वहाँ के जो नेबर हैं, जो उसके आसपास के लोग हैं, उनसे विटनेस गवाही ली। और उसके बाद ये पता चला कि लक्ष्मण ने उसको फोर्स किया। सुधा की आवाज़ भी सुनी गई और जब ये अंदर पहुँचे लोग, तो सुधा जो है वो जल रही थी। सुधा के ब्लैंकेट डालने की कोशिश की, बैग डालने के लिए बैग की, तो सुधा ने उस समय बताया, क्योंकि वो जिंदा थी उस समय, उसने कहा शकुंतला ने मुझ पे केरोसिन का ऑयल डाला है और उसके मेरा जो पति है लक्ष्मण, उसने मुझे आग लगाई। अब ये जब ट्रायल हुई, गवाही, इसमें क्या हुआ, गवाही हुई, साक्ष्य सामने आए। इसमें नेबर जो थे, इनके जो पड़ोसी, उन्होंने कहा कि जो सुधा है, इसको इन लॉज जो है बहुत दहेज के लिए बहुत डिमांड करते थे, दमोज के लिए बड़ा दमन करते थे इसका। पैसा मांगते थे, स्कूटर मांगते थे, फ्रिज मांगते थे। और जब इनका पहला बच्चा हुआ, अब इस डिफेंस के पार्ट में लक्ष्मण ने कहा कि देखिए, जो साड़ी है उसकी एक्सीडेंटली आग लग गई और वो दूध गर्म कर रही थी। तो इस सब जो एविडेंस हुए, साक्ष्य हुए, गवाही हुई, ट्रायल कोर्ट ने इन्होंने इनको, शकुंतला और लक्ष्मण और उसके ब्रदर इन लॉ जो है सुभाष चंद्र को, इन तीनों को मौत की सजा सुना दी। सुभाष चंद्र, ब्रदर इन लॉ, मतलब 3 लोगों को सजा दी। नवंबर 1983 की बात हुई कि इन्होंने, अब क्योंकि ये लोअर कोर्ट का था, एपेलेट सिस्टम यहाँ से शुरू होता है, ट्रायल कोर्ट में जो फैसला हुआ उसका उन्होंने अपील कर दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में फिर से जब बातचीत सुनी गई और उसके बाद सुधा का ये डिसाइड हुआ कि ये एक्सीडेंटल फायर था, ये एक्सीडेंट से हो गया, केरोसिन में उसकी पल्ला फंस गया और वो आग लग गई, तो उनको एक्विट कर दिया गया, मतलब उनको बरी कर दिया गया। लेकिन 1980 की बात थी ये, यहाँ पर जो महिलाएं थी, महिलाएं ग्रुप थी, और खास तौर पे जो दहेज के लिए हत्याएं हो रही थी, तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, इन संस्थाओं ने प्रोटेस्ट किया कि ये आपने क्या फैसला ले लिया है ना, कि उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, उन्होंने एक अपील फाइल की। हाई कोर्ट डिसीजन में जो लिया गया था बरी करने का, उसको लेके गए ये सुप्रीम कोर्ट, और इसको किसने किया, इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स की तरफ से ये आगे ले जाया गया। 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने ये दोबारा केस सुना, जो जिसमें बरी कर दिया गया था लक्ष्मण और उसके 2 फैमिली मेंबर को। सुप्रीम कोर्ट ने सारे आर्ग्यूमेंट सुने अधिवक्ताओं के, और उन्होंने ये डिसीजन लिया कि जो डिसीजन जो उनका था वो हाई कोर्ट से अलग था। उन्होंने ये देखा, लक्ष्मण और उसकी माँ शकुंतला, वो तो उन्होंने गुनाह किया है, लेकिन सुभाष के खिलाफ को हमें कोई सबूत मिला नहीं, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो दो बंदे हैं, इनको प्रिजन फॉर लाइफ, मतलब जेल के पीछे जिंदगी भर के लिए इनको भेज दिया। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट में आपको दिखाना चाह रहा हूँ, जिला न्यायालय, सत्र न्यायालय, ये बहुत अलग अलग इनके नाम होते हैं। जैसे मैंने कहा, मैं इनके अलग नाम बताऊंगा। ट्रायल कोर्ट कहते हैं इसको कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, इसको द एडिशनल सेशंस जज कहते हैं, इसको चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कहते हैं, सीजीएम, इसको मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहते हैं, सिविल जज है हो गया। तो यहाँ पर आप एक सिविल कोर्ट देख पा रहे हैं, छत्तीसगढ़ रायपुर का ये चित्र है। छत्तीसगढ़, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, तो वहाँ का ये चित्र है। तो मैं आपको बता दूं, सेशन कोर्ट, सत्र न्यायालय, सीजीएम, ये सब एक ही बात है, सबके नाम अलग अलग जगह पे हैं। तो क्या क्या न्यायिक व्यवस्था में क्या अलग अलग ब्रांचेस हैं, लीगल सिस्टम में क्या क्या अलग ब्रांचेस आपको दिखाई देती है ब्रॉड तौर पे, अगर हम समझने की कोशिश करें तो हमने देखा कि जो दहेज के खिलाफ, दहेज के कारण जो मौत हो रही थी, वो
क्रिमिनल अगेंस्ट सोसाइटी है, इसका मतलब ये क्रिमिनल लॉ है। दीवानी फौजदारी होता है ना, तो इसी तरीके से सिविल लॉ केस भी होते हैं। जैसे कई ऐसे होते हैं जो बहुत छुटपुट या कुछ नॉर्मल केसेस होते हैं जिसमें मौत नहीं हो रही होती है या फिर कोई बहुत बड़ी बर्गलरी नहीं हो गई। तो जैसे मैं आपको इसका अंतर बताने की कोशिश करूं, क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में अंतर बताता हूं। सिविल लॉ का, क्रिमिनल लॉ का मतलब ये होता है कि यहां पर क्या हुआ है कि किसी औरत को आप दहेज के खिलाफ बोल रहे हैं, मर्डर हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रही है, मार दे रहे हैं आप किसी को। सिविल लॉ का मतलब ये होता है कि किसी की राइट्स इसमें वायलेट हो रही है, या ये कहें कि मान लीजिए जमीन का विवाद है या किराएदारी का विवाद है, डिवोर्स का केस है। क्रिमिनल जो लॉ है इसमें सबसे पहले एफआईआर लॉज होती है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ होता है ये, और उसके बाद इन्वेस्टिगेट किया जाता है पुलिस द्वारा, और उसके बाद केस फाइल होता है कोर्ट में। सिविल लॉ में पिटीशन को फाइल किया जाता है उस कोर्ट में, जो भी पार्टी है, जैसे कोई भी पार्टी, अगर ये रेंट मैटर है तो ये लैंडलॉर्ड हो सकता है, जो मकान मालिक है, या टेनेंट, वो केस कर सकता है फाइल। अगर मान लीजिए इसमें क्रिमिनल में उसको गिल्टी अगर है तो उसको जेल भेज दिया जाता है, फाइन भी किया जा सकता है। लेकिन दूसरा जो पार्ट है उसमें क्या किया जाता है कि आपस में या तो बीच में डिस्कशन हो जाए, या उनको कहा जाता है कि आप अपना ये घर छोड़ दीजिए और इतना जो पैसा है किराया उसको दे दीजिए। तो इस तरीके से दीवानी और फौजदारी दो मसले हैं, इस तरीके से ये ब्रांच हो जाती है। अब इसमें ये सवाल उठता है, क्या सब कोर्ट जा सकते हैं? एक मजदूर जो सुबह उठ रहा है, अपने परिवार के लिए कमा रहा है, खा रहा है, वो कोर्ट कैसे जाएगा अगर उसके खिलाफ कुछ हुआ? कुछ पिक्चर हैं, आप उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो पिक्चर है, 2001 में क्या हुआ कि राजस्थान उड़ीसा में बहुत भयंकर सूखा पड़ा। आप देख रहे हैं यहाँ सूखा पड़ा, और राजस्थान उड़ीसा की बात है, यहाँ बहुत ज़्यादा, बहुत लाखों लोगों को खाने की बहुत शॉर्टेज हो गई। उनके 2 जून का खाना भी नहीं मिल रहा था। अब हुआ ये कि दूसरी पिक्चर में अगर आप देखें तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कई ऐसे गवर्नमेंट गोडाउन्स, एफसीआई के जो गोडाउन्स हैं, भंडार हैं, वहाँ पर चूहे खा रहे थे गेहूं को, चूहे खा रहे थे चावल को। मतलब जहाँ भंडारण हुआ है वहाँ चूहे खा रहे हैं। और कई ऐसी जगह है जहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, वहाँ पर लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है। ठीक, तो सवाल ये उठता है कि क्या हर एक आदमी कोर्ट जा सकता है? बिल्कुल जी, बिल्कुल हर एक आदमी कोर्ट जा सकता है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है नॉर्मली। कई ऐसे लोग हैं, जैसे मैंने आपने शुरुआती बात बताई कि कई लोग कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन होता यह है कि कोर्ट में गरीब लोग नहीं जा पाते, क्योंकि यहाँ पर पैसा लगता है। जो कानूनी प्रक्रिया है इसमें पैसा लगता है, पेपर वर्क लगता है, कानूनी काम होता है, समय भी लग जाता है। तो गरीब आदमी जो पढ़ नहीं सकता, उसकी फैमिली जो है बेचारी भूखी है, उसके खिलाफ कुछ हो गया तो वो कैसे जाएगा? तो गरीबों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है जस्टिस पाना। इसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1980 में एक बड़ा व्यवस्था बनाई और व्यवस्था एक्सेप्ट की, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसे हम जनहित याचिका भी कहते हैं। ताकि PIL ऐसा होता है कि सबको जस्टिस मिले, सबको न्याय मिले। इससे यह होता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल हो या कोई आदमी हो, उसके बिहाफ पर वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में किसी के बिहाफ पर, जैसे मैं गरीब हूं, आप मेरे लिए कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो। तो इससे क्या हुआ, लीगल प्रोसेस, न्यायिक व्यवस्था थोड़ी सिंप्लीफाई हुई, थोड़ी सरल हुई। और अगर एक पोस्ट कार्ड में भी लिख के भेज देते हो तो PIL की तरह माना जा सकता है उसको। इससे क्या हुआ कि बहुत सारी जो जस्टिस रुकी हुई थी, खासतौर पे लोगों के गरीबी के कारण, उसमें फ़ायदा हुआ। जैसे कई बंधुआ मजदूर थे, उनको छुड़वाया गया। कई ऐसे बिहार में लोग थे जो बेचारे पूरी जेल काट चुके, लेकिन वो बाहर नहीं आ रहे, उनको बाहर नहीं निकाला गया। उनकी पनिशमेंट पूरी हो गई, 10 साल की सज़ा पूरी हो गई, 20-20 साल तक लोग जेल में हैं। इसके अलावा और भी अच्छे काम भी हुए, जैसे मिड डे मील हो गया। अब अगर आप सरकारी स्कूलों में देखेंगे तो दोपहर का खाना मिलता है सबको। अब जो गरीब हैं, अगर उनको एक टाइम का बच्चों को वो स्कूल भेजें, बच्चों को खाना मिले, तो कितनी अच्छी बात है। तो ये जो चीज़ें हैं ये PIL से ही आई हैं, जनहित याचिका से आई हैं। अब यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे कि लोग गरीब हैं, लोग भूखे हैं, लेकिन उसके बाद भी बहुत सारा खाना है। सरकार बोलती है 3 साल तक का हमारे पास भंडार है।
तो यहां पर यह हुआ आर्टिकल 21 में था POCL, यहां पर यह हुआ POCL है, पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज, POCL इसको कहते हैं। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की। उन्होंने ये कहा कि आर्टिकल 21 में जो फंडामेंटल राइट है लाइफ का, उसमें राइट टू फूड भी है। तो इसका मतलब ये था कि जो स्टेट है वो ये नहीं कह सकता कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये हमारे पास पैसा नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि जो चावल और वो पानी में सड़ रहा है, चूहे खा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि हर एक स्टेट का काम ये है कि वहाँ के जो बच्चे हैं उनको वो खाना देगी, उनको खाना देना, मिड डे मील, दोपहर के खाने की जो व्यवस्था है वो सरकार करेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि एक नॉर्मल आदमी के लिए, एक मेरे जैसे आप जैसे आदमी के लिए जस्टिस पाना थोड़ा मुश्किल था, अब थोड़ा सा आसान हुआ है। और अब कोर्ट ने आर्टिकल 21 का उपयोग किया और इसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन फिर भी फंडामेंटल राइट जो है उसमें उन्होंने राइट टू फूड को इंक्लूड किया कि भाई जीने का आपको राइट तो है, खाने का भी राइट है। तो इस तरीके से मिड डे मील स्कीम की व्यवस्था आई, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया, और इसका काम था PIL। और सबसे बड़ी बात थी कि जो कोर्ट है उसने इसको एक्सेप्ट किया और उसमें फैसला सही सुनाया। होता ये क्या है कि कई ऐसे जजमेंट होते हैं, कई ऐसे रूलिंग होती है, फैसला होता है जो लोगों के खिलाफ होते हैं, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए जो एक्टिविस्ट हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, उन्होंने ये कहा कि जो लोग आते हैं, शेल्टर उनकी हाउसिंग होती है, उसको अगर हटाया जाए या उसको एविक्शन का, अगर सरकार फैसला करती है कि गवर्नमेंट फैसला करती है कि इनकी झुग्गी को तोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, इनकी रेड़ी पटरी को हटा दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। तो एक बड़ा फैसला था, एक बड़ा केस हुआ था ओल्गा टेलिस और बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। तो ये था ये कि जो स्लम डेवलपर्स है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले, उनके खाने के ऊपर था, वो रोजी रोटी का क्या होगा उनके। तो हमने देखा कि एक बड़ा फ्रेज हमने कई बार सुना है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसका मतलब न्याय को अगर आपने बस बांध रखा, छुपा रखा, तो इसका मतलब आपने न्याय देने का सोचा ही नहीं है, आप न्याय नहीं देना चाहते। तो ज़रूरी ये है कि जस्टिस मिले, लेकिन समय पे मिले। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। यहाँ पर वो हाशिमपुरा मेरठ में 43 मुस्लिमों को मार दिया गया था 22 मई 1987 में। अब ये आज भी 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ये बेचारे न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सितंबर 2002 में इसको ट्रांसफ़र किया गया, उत्तर प्रदेश से दिल्ली लाया गया इस केस को, और ट्रायल अभी भी चल रहा है। 19 प्रोविंशियल आर्म कॉन्स्टेबुलरी PAC, ये क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन वो फेस कर रहे हैं मर्डर के लिए, जो उन्होंने किया था, ऑफेंसेस के लिए। लेकिन 2007 की मैं खबर बता रहा हूँ, केवल 3 जो है गवाही ली गई। अब आप सोचें 1987 की बात है, 2007 तक भी कुछ नहीं हो रहा है। अब बात यह है कि जो हमारी न्यायपालिका है उसमें लोग कम है। सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं, हाई कोर्ट्स में जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट में जज हैं, जज बहुत कम है, और इसीलिए जस्टिस डिले हो रहा है। यानी कोई डिनाइंग नहीं हो रही है, लेकिन अब मैन पावर तो चाहिए। तो ज़रूरी हो जाता है कि क्योंकि न्यायपालिका हमारी फंडामेंटल राइट हमारे बचाती है, सुरक्षा करती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पावर को एक चेक करती है कि भाई गलत विधायिका और एग्जीक्यूटिव कुछ गलत काम ना कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। एक्विट का मतलब ये होता है, एक्विटल मतलब ये होता है कि बरी करना। एक्विट, कोर्ट ने कहा कि आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपके ऊपर जो आरोप लगे उससे आपको बरी किया जाता है, क्योंकि कई लोग गलत तरीके से फंसते हैं। अपील का मतलब ये होता है कि आप कि अगर कहीं पर अगर आपको कुछ फैसला आपके हक में नहीं आए तो आप ऊपर के कोर्ट में जा सकते हैं, लोअर कोर्ट से आप ऊपर कोर्ट में जा सकते हैं। कॉम्पनसेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई इंजरी हो गई, कोई लॉस हो गया, उसके लिए पैसा मिलना, उसके लिए आपको कॉम्पनसेशन मिलना। एविक्शन का मतलब ये होता है कि घर से या ज़मीन से हटाना किसी को जहाँ पर आप रह रहे हैं। वायलेशन का मतलब ये होता है कि लॉ को ब्रेक करना, इसका मतलब कानून को तोड़ना और फंडामेंटल राइट्स को तोड़ना या ब्रेक करना। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।